हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात के, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके सामान्य विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित स्टेटमेंट बहुत सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़ना न भूलें राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में। चलो आज बनते हैं, जुड़ते हैं आज की इस क्लास के साथ में और पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, डेंगू बुखार फैलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजीज वाले चैप्टर से है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बच्चा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके कारण से फैलता है। देखो डेंगू बुखार आ सकता है और इसकी जगह देखो एनसीईआरटी एक शब्द इसके साथ में एक और लिखती है, जो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लिख के बता देता हूँ। डेंगू बुखार के स्थान पर चिकनगुनिया भी आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है बच्चा। डेंगू बुखार चिकनगुनिया जो होता है वो किसके कारण से फैलता है। एडिस एजिप्टाई के कारण से फैलता है, क्यूलेक्स फेटिग्यू के कारण से फैलता है, एडिस डोनोवेनी के कारण से फैलता है, या फिर मादा एनाफ्रीज मच्छर के कारण से फैलता है। पहले क्वेश्चन के 4 धमाकेदार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सोचने समझने का, आंसर देने का अपना निर्धारित समय बच्चा 5 से 10 सेकंड का रहेगा। इसमें आपको सोचना समझना और आंसर देना, इतने सारे काम आपको करने। बहुत अच्छी तरीके से आपको पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। प्रत्येक एग्जाम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको पहला ही पीडीएफ के अंदर शामिल कर दिया गया। तो बच्चों याद रखना, ये जो डेंगू बुखार चिकनगुनिया जो होता है ये किसके कारण से होता है। यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। एडिस एजिप्टाई मच्छर जो होता है उसके कारण से फैलता है। बिल्कुल, ये यहाँ पर वाहक का काम कौन करेगा, एडिस एजिप्टाई मच्छर करेगा। और हम जानते हैं मादा एनाफ्लिज मच्छर जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि ये मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। घरेलू मक्खियाँ किस रोग की वाहक हैं। इसी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, घरेलू मक्खियाँ किस रोग की वाहक है। मलेरिया की, प्लेग की, सामान्य जुकाम की, अमीबियासिस की। 2 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो सही ऑप्शन है उसका आपको चयन करना है। बिल्कुल ध्यान देना, घरेलू मक्खियाँ तो आपको याद रखना है, अच्छी तरीके से खोपड़ी में फिट कर लेना। 2 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमीबियासिस जो डिजीज होती है उसकी वाहक किसको मानते हैं, घरेलू मक्खी को माना जाता है। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं बच्चा 3 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से। स्कूलिंग बच्चों के साथ साथ में प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद में, सोचने समझने के बाद में ये आंसर देने का प्रयास करना है। सभी विद्यार्थियों से अपील है कि विद्यार्थियों के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दो। बिल्कुल कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो होने दो गलत, लेकिन आंसर देने का प्रयास कीजिए, ताकि आप में सोचने समझने की शक्ति जो होता है, वो स्किल पावर जो होता है वो आपका बढ़ जाएगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा आप अधिक से अधिक आंसर सही करना सीख जाएंगे। देखो, नवजात शिशु की थाइमस नष्ट होने पर किसका परिपक्व नहीं होता है। थाइमस नष्ट हो जाए तो किसका परिपक्व नहीं होता है। देखो क्या कह रहे हैं, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्लेग। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 3 ऑप्शन के अंदर आपको इसमें छांटना है, थोड़ा मिस्टेक है, इसमें टाइप मिस्टेक है। नवजात शिशु की थाइमस नष्ट कर दूं तो इनमें से किसका परिपक्व नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 ही ऑप्शन आपके इस बार आपके लिए, मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। दीजिए करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों, याद रखना टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन दर्शन दे रहा है आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, या आप ये कह सकते हो किस कोशिकांग में जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम में, लयन काय में, मध्य काय में, सूक्ष्म काय में। 4 ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन के आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। राइबोसोम, लयन काय, मध्य काय, सूक्ष्म काय। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, याद रखना इसके अंदर बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। लयन काय को लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना, लयन काय किसका नाम है, तो लाइसोसोम। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी।
लाइसोसोम के अंदर किण्वनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। गोल्जी सेमिसर भाग लेता है। गोल्जी सेमिसर, गोल्जी बॉडी किस में भाग लेती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसके अंदर भाग लेता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चा, ये किसके अंदर भाग लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट 2015 में, 2018 में 2 बार ये क्वेश्चन दर्शन दे चुका था। गोल्जी सेमिसर भाग लेता किसमें, जीवाणुओं के शोषण में, वसा अम्ल के अपघटन में, स्रावी पुट्टिकाओं के बनने में, एमिनो एसिड के एक्टिवेशन में या सक्रियण में। 4 ऑप्शन 5 नंबर क्वेश्चन के आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर कि गोल्जी सेमिसर जो होता है वो किस क्रिया में भाग लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर बनाने से बहुत ही शानदार, मजेदार, मसालेदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो याद रखना बच्चों, इसके अंदर अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्रावी पुट्टिकाओं को बनाने में जो गोल्जी सेमिसर होता है या गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी काय होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वो मदद करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 11th एनसीईआरटी ही क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार कोशिका चैप्टर से ये क्वेश्चन बनाया गया है। निम्न में से झिल्ली रहित कोशिकांग है। वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, बिना झिल्ली वाला कोशिकांग या झिल्ली रहित कोशिकांग। राइबोसोम, तारक काय, लवक या डी ऑप्शन में कह रहा है। ए तथा बी दोनों ऑप्शन सटीक हैं। दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चा। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। चलो चलते हैं, थोड़ा समय लगेगा इसलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखो जितने भी कोशिकांग आपने पढ़े, जैसे सच एज फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्पर्दवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, गोल्जी काय, राइबोसोम, तारक काय, माइक्रोसोम, ये जितने भी आपने पढ़ रखे हैं, स्पोरोसोम, स्पिरोसोम, ये सारे के सारे कोशिकांग। बच्चों इनमें से 2 कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती है, और वो कौन कौन से हैं, राइबोसोम और तारक काय। इसका मतलब पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि अपना जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। तो 2 कोशिकांग तो ऐसे होते हैं, जो जितने भी कोशिकांग है, टोटल कोशिकांग में से 2 कोशिकांग मात्र ऐसे हैं जिनके अंदर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। 1 नंबर राइबोसोम, 2 नंबर आपको तारक काय, सेंट्रोसोम, ये याद रखने। इसके बाद देखो बात करते हैं दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग की। यदि मैं बात करूं तो देखो दोहरी झिल्ली कोशिकांग जो हैं डबल लेयर्ड वाले, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है, एक हरितलव को याद रखना है, एक केंद्रक को याद रखना है। बाकी जो पीछे जितने भी कोशिकांग बच गए सारे के सारे इकहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार रहा, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया। यदि आप अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं तो अपने नोट्स में डाल सकते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, 2 ऐसे कोशिकांग हैं जो कोशिका झिल्ली रहित हैं, राइबोसोम और तारक काय। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक हैं। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे इकहरी झिल्ली वाले हैं। चलो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, आज की पीडीएफ के अंदर हर रोज की पीडीएफ की तरह एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन जो डाटा है वो आपके लिए राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बच्चों जुड़ना ना भूलें। यदि आप लगातार बनेंगे तो बायोलॉजी से संबंधित जितने भी डाटा हैं वो आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, और एग्जाम के लिए आपकी तैयारी जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बी पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो क्या कहता है, रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित आवरण कहलाता है। जिन जिन विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन पहले सुना है, पहले पढ़ा है, उनके सबसे पहले आंसर आना चाहिए। रिक्तिका के चारों ओर जो आवरण होता है, जो झिल्ली होती है, उसको किसके नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कोशिका भित्ति, बी में कह रहा है कोशिका झिल्ली, सी में कह रहा है टोनोप्लास्ट, डी में कह रहा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 7 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। वैक्यूल के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको किसके नाम से जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 7 नंबर क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिक्तिका के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन अपना सटीक हो गया। बच्चों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार
किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन की देखो रूपरेखा बनाते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मसालेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसको जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है पुरकिंजे ने कहा, ऑप्शन बी में कह रहा है हेक्सले ने कहा, और सी में वोलमोंट है, और डी में रॉबिन्सन है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे, 4 साइंटिस्ट दिखाई दे रहे। आपको इन 4 में से उसका चयन करना है जिन्होंने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। अब सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन देकर के जा रहा हूं। ये जो जीवद्रव्य देखो, कोशिका द्रव्य, एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये कोई कोशिका है और इसके बीच में ये केंद्रक है, और केंद्रक ध्यान देना, और ये अपने पास में केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली हो गई, और ये केंद्रक झिल्ली या केंद्रक हो गया। इनके बीच में ये जो तरल द्रव्य पाया जाता है इसको कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका द्रव्य के नाम से। क्वेश्चन ये है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जीवद्रव्य किसे कहा जाता है? आपको कमेंट में बताना कि जीवद्रव्य किसे कहते हैं। बिल्कुल 8 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना सटीक हो गया। बहुत सारी जानकारियां हर क्वेश्चन में बताई जा रही हैं, तो ढंग से सुनना, ढंग से समझना है। अब देखो बच्चों, बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखो क्या कह रहा है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, लेमार्क ने किया था, स्लीडन स्वान ने किया था, हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखता हूं कितने विद्यार्थी हैं जो इसका करेक्ट आंसर ढूंढ पाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा, कक्षा 6-7 से हम कोशिका वाला चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी में आ जाता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन। तो याद रखना, इसमें सी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। स्लीडन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिल्कुल। अब देखो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? मैं मानता हूं कि सभी विद्यार्थियों का आंसर आ जाएगा। जो विद्यार्थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं, 10 नंबर क्वेश्चन का प्रत्येक विद्यार्थी आंसर देगा, क्योंकि बहुत ही साधारण सा कोशिका चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। दीजिए आंसर। तो बिल्कुल याद रखना, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, सुनना थोड़ा, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित कोशिका के अंदर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। देखो, सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों की रेखित कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसको बायोप्लास्ट के नाम से भी जाना था। बायोप्लास्ट किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल। अल्टमान जो है, अल्टमान नामक वैज्ञानिक, फ्लेमिंग ने इसको फाइला कहा था, और अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था, और अल्टमान को इसका श्रेय भी दिया जाता है, इसका विस्तृत अध्ययन का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। किस कोशिकांग को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई। दीजिए करेक्ट आंसर। किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन के ऊपर टूट के गिरो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे जो आपको आता है, तुरंत आंसर आना चाहिए। बच्चों याद रखना, राइबोसोम जो है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो अपना जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला बैक्टीरिया है। बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गोबर गैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र जो होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया काम में लेते हैं? एक नंबर ऑप्शन में कह रहा है, ए नंबर ऑप्शन में कह रहा है मिथेनोजेन, बी में कह रहा है अमीनोकारी जीवाणु, सी में कह रहा है नाइट्रिकारी जीवाणु, डी में कह रहा है वी नाइट्रिकारी जीवाणु। 12 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। गोबर गैस संयंत्र में काम आने वाला बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मिथेनोजेन जो है उसको क्या कहा जाता है, या वो किस में काम में आता है? गोबर गैस संयंत्र में, बायोगैस संयंत्र में काम में आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, जो इसी चैप्टर का 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है।
जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जीवन के खिलाफ किससे संबंधित है? प्रतिजैविक से, कवक से, जीवाणु से, शैवाल से। दीजिए करेक्ट आंसर। जीवाणु के खिलाफ किससे संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 13 नंबर रहा अपना। जीवाणु के खिलाफ किससे रिलेटेड है? बिल्कुल बिल्कुल, तो याद रखना बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रतिजैविक जो होता है, एंटीबायोटिक जो होता है, उसको जीवन का खिलाफ से माना जाता है। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है बच्चों? कवक व पादपों के बीच की, क्या उनके बीच की योजक कड़ी मान लो, या के साथ सहजीवी संबंध जो होता है उसको किसके नाम से जानते हैं? यानी कवक पादप के बिना जीवित नहीं रह सकते, पादप कवक के बिना जीवित नहीं रह सकते। जो रिलेशनशिप बन जाता है, सहजीवी संबंध बन जाता है, उसको किसके नाम से जानते हैं? माइकोराइजा के नाम से जानते हैं, सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं, या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है कि उपरोक्त सभी के नाम से जानते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। कवक एवं पादपों के साथ में सहजीवी संबंध जो है उसको किसके नाम से जानते हैं? बिल्कुल, माइकोराइजा, सिम्बायोसिस, लाइकेन, उपरोक्त सभी। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन डेली शाम को 7 बजे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। देखो, माइकोराइजा जो होता है ना, वो क्या होता है? कवक एवं पादप के साथ में जो जीवन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दर्शन दे रहा है। क्या कहना चाहता है? ताड़ वृक्ष जिसको पाम कहते हैं कि किस भाग से प्राप्त स्राव जो होता है, द्रव्य जो होता है, उसको फर्मेंटेशन करके यानी किण्वित करके टोडी तैयार किया जाता है। टोडी एक पेय पदार्थ है। टोडी क्या है? एक तो ये बात याद रखना, टोडी एक पेय पदार्थ है जिसको कैसे प्राप्त करते हैं? जो पाम होता है, ताड़ वृक्ष होता है, उसका एक पार्ट उठाते हैं, उसका फर्मेंटेशन कर देते हैं, यानी उसको किण्वित करते हैं, और किण्वित करके टोडी प्राप्त किया जाता है। तो किसको करते हैं? जड़ को करते हैं, तना को करते हैं, पत्ती को करते हैं, या फिर पुष्प को करते हैं? दीजिए करेक्ट आंसर। ताड़ वृक्ष के किस भाग से प्राप्त स्राव को किण्वित कर टोडी तैयार किया जाता है? टोडी एक प्रकार का पेय पदार्थ है। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रहा बच्चों। यहाँ पर अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो तना है उससे प्राप्त जो लिक्विड होगा, जो स्राव होगा, जो द्रव्य होगा, उसका फर्मेंटेशन करके टोडी तैयार किया जाता है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी है? देखो, पेड़ पौधों को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं, लघु मात्रिक या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। आपने नाम सुना होगा एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये जो 3 जो मैं बता रहा हूँ, इनको पौधे के क्रांतिक तत्व के नाम से जानते हैं बच्चों। कैसे तत्व के नाम से जानते हैं? क्रांतिक तत्व के नाम से। कहने का मतलब है कि ये जो 3 तत्व होते हैं वो पेड़ पौधों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। इनके बिना पौधे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? जो माइकोराइजा संबंध हमने पढ़ा था, कवक और पादप के बीच में जो संबंध पाया जाता है, वो कौन से तत्व को बनाने के लिए काम करता है? देखो, पोटेशियम के लिए, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, फॉस्फोरस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी है? तो बच्चों याद रखना, खोपड़ी में फिट कर लेना, नोट्स में डाल देना। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी माइकोराइजा जो होता है बच्चा, फॉस्फोरस के लिए क्या रहता है? उत्तरदायी रहता है। बिल्कुल। एनपीके को किसके नाम से जानते हैं? क्रांतिक तत्व के नाम से जानते हैं। अब इसी कड़ी में बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। द्वितीयक सीवेज उपचार मुख्यतः क्या है? देखो, वाहितमल उपचार, वाहितमल जो नालियाँ जो होती हैं उनके अंदर जो गंदा जल बहता रहता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो उसमें देखो क्या कह रहा है अगला, कि जो सेकंड जो है, देखो, द्वितीयक सीवेज जो उपचार है मुख्यतः क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी रहेगा, इसलिए अच्छी तरीके से आपको इसको रीड आउट करना है, और इसमें ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ करके याद रखना है कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यानी जैविक प्रक्रिया के लिए द्वितीयक सीवेज उपचार काम आता है। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं
18 नंबर क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा जैव उर्वरक का है? जैव उर्वरक का है एजोला बीजीए। बीजीए का मतलब है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। बी ऑप्शन में कह रहा है नोस्टॉक और लेग्यूम। सी में कह रहा है राइजोबियम तथा घास, और डी में कह रहा है साल्मोनेला व इरिसिया कोलाई जीवाणु। 18 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक ऑप्शन में दो दो दिखाई दे रहे हैं, यानी जोड़े दिखाई दे रहे हैं। उनमें से आपको वो ढूंढना है जो जैव उर्वरक का काम करता है। एजोला, बीजीए, नोस्टॉक, लेग्यूम, राइजोबियम, घास, साल्मोनेला, टाइफी, इरिसिया कोलाई जीवाणु। तो बच्चों अच्छी तरीके से अपने नोट्स में इस क्वेश्चन को डालना है। एजोला तथा बीजीए जो होता है उसको जैव उर्वरक के रूप में काम में लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। वाहितमल के उपचार के दौरान विभिन्न गैसें उत्पन्न होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, जिनमें शामिल हैं। देखो वाहितमल का जब उपचार किया जाता है तो कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है, उनमें कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है अगला, इसके अंदर मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, मैं यहाँ लिख देता हूँ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 तो पहले में दे रखी है बच्चा। बी ऑप्शन में मेथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है। सी ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथेन और सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है। सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन और मेथेन दे रखा है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अच्छी तरीके से रीड आउट करने के बाद में इसके आंसर तक पहुँचना है। तो याद रखना इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। वाहितमल उपचार के दौरान जो गैसें उत्पन्न होती हैं उसमें मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। बिल्कुल भूल मत जाना, कंफ्यूज कहीं होना ही नहीं है। बी ऑप्शन में तो ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन को तो प्राणवायु कहते हैं, ये उत्पन्न होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लिखा हुआ है, कंफ्यूज कहीं नहीं होना, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। जीवाणु प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई, ये एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है। प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 गैस के बुलबुले के साथ में इसको काम में लिया जाता है। देखो क्या कह रहा है, वाइन तैयार करने में, स्विस पनीर तैयार करने में, या फिर रॉकफोर्ड पनीर तैयार करने में, टोडी तैयार करने में। दीजिए करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला? बहुत अच्छा क्वेश्चन, 12th NCERT क्वेश्चन है ये भी, ध्यान देना। क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बैक्टीरिया होता है प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई, इसका उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं? बियर बनाएं, वाइन बनाएं, स्विस चीज़ बनाएं। देखो पनीर का मतलब चीज़ है, यहाँ थोड़ा एक और ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में सीधा लिख दिया जाता है, पनीर की जगह चीज़ आ जाता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्विस चीज़ बनाने में, रॉकफोर्ड पनीर बनाने में, या फिर टोडी बनाने में। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर बी ऑप्शन को हम लेकर के चलेंगे। यहाँ पर स्विस चीज़ या पनीर जो होता है उसको बनाने में प्रोपिनियोबैक्टीरियम को काम में लेते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको टॉप 20 MCQs देखने को मिले, एक से बढ़कर के एक MCQs। अब अपने क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा। एग्जाम में हूबहू कॉपी वाले क्वेश्चन आपको लगातार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। वास्तव में जो बच्चा विश्वास करने के साथ में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ेगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएगा। बस आपको डेली आपके दिमाग में होना चाहिए, एडिटिंग होनी चाहिए कि हमें डेली शाम को 7 बजे अपने 20 मिनट कहीं सही जगह खर्च करने हैं। यदि 20 मिनट की पढ़ाई यदि सही जगह आप खर्च कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप तैयारी में आगे बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि आप लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में बनेंगे तो कुछ 5-6 क्लास लेने के बाद में ये आपको फीलिंग होने लग जाएगा कि हम वास्तव में अपना जो डिसीजन है सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।